मैं शालिनी अंबेडकर नामा के मंच से अपने सभी श्रोताओं का एक बार फिर इस्तकबाल करती हूं एक नए लेखक, एक नई पुस्तक के साथ। इस पुस्तक के बारे में मैं आपको पहले बता दूं। आज जिस लेखक की पुस्तक आप लोगों के सामने मैं पाठन के लिए लेकर आई हूं, वह दरअसल पुस्तक नहीं, एक निबंध है जिसे पुस्तक की शक्ल के रूप में प्रकाशित किया गया सबसे पहले 1944 में, स्वतंत्रता प्राप्ति से महज कुछ साल पहले। और इसके लेखक जो हैं वो सामाजिक पिछड़ेपन और जीवन के कई पहलुओं पर नजर व्यक्त कर अपने उनका नजरिया है जिंदगी को समझने का। उन्होंने समाज में रूढ़ियों, अंधविश्वासों के ऊपर बहुत तीखा प्रहार किया है। और ये भी बता दूं कि जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी तो साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि भगत सिंह भी चल रहे हैं, उनकी वैचारिकी भी साथ साथ इस पुस्तक के चल रही है। जो पुस्तक 1944 में छपी और जो विचार हमारे सामने आए उसके बाद, उससे कहीं पहले 1928 में भगत सिंह इसमें से काफी कुछ इन चीजों को हूबहू बोल चुके हैं। तो चलिए पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जोहार। इस पुस्तक के लेखक को सबसे पहले हमने तुलसीराम जी की मणिकर्णिका आत्मकथा में पढ़ा था, जिसके ऊपर वे सविस्तार चर्चा करते हैं। और तुलसीराम जी इनसे खासे प्रभावित भी थे। और साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि किस प्रकार इस लेखक ने उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। और हिंदी साहित्य जगत के लोग इन्हें भाषाविद कहते हैं और अपने वैज्ञानिक तर्कवादी दृष्टिकोण के जरिए इन्होंने हिंदी जगत में अपनी एक अनोखी पहचान बनाई। जी हां, मैं बात कर रही हूं महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी की। उनकी पुस्तक दिमागी गुलामी, जो इस वक्त मेरे सामने है आप लोगों के सामने पढ़ने के लिए। पुस्तक कुछ यूं दिखती है, दिमागी गुलामी, राहुल सांकृत्यायन, और ये राहुल सांकृत्यायन जी की तस्वीर इस पर है। लेकिन इसका एक और संस्करण मैंने देखा था जिसमें इनकी तस्वीर ना होकर गांधी की तस्वीर बनी हुई है और नीचे बेड़ियों की भी तस्वीर बनी हुई है। तो वो आप नेट पर चेक कर सकते हैं। और पीछे से ये इस प्रकार दिखाई देती है, दिमागी गुलामी। उनका एक छोटा सा कोटेशन है जिसको हम पढ़ेंगे। और पुस्तक जो है वो राहुल फाउंडेशन से छपी है। और यदि आपकी पढ़ने में दिलचस्पी हो तो आप इसे नेट पर सर्च करके मंगवा भी सकते हैं। वैसे मैंने ये हमेशा की तरह अमेजॉन से मंगवाई है और इसकी कीमत मात्र 40 रुपए है। तो राहुल जी ने ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं जो जल्दी से समझ में आ जाए और पढ़ने में जिन्हें कम वक्त लगे। तो इसलिए यदि आपका पढ़ने में रुझान है तो इस पुस्तक को आप मंगवा सकते हैं। सिर्फ इसकी लेंथ भी छोटी है, 64 पन्नों की ये किताब है, लेकिन अपनी मारक क्षमता के लिए ये जानी जाती है। तो चलिए, हर बार की तरह इसका सबसे पहले पीछे जो कोट है वहां से शुरुआत करूंगी मैं, हर बार की तरह। चलिए शुरू करते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जोहार। हमें अपनी मानसिक दास्ता की बेड़ी की एक एक कड़ी को बेदर्दी के साथ तोड़कर फेंकने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाहरी क्रांति से कहीं ज्यादा जरूरी मानसिक क्रांति की है। हमें आगे पीछे, दाएं बाएं दोनों हाथों से नंगी तलवारें नचाते हुए अपनी सभी रूढ़ियों को काटकर आगे बढ़ना होगा। राहुल सांकृत्यायन। ये शब्द मैंने भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज पुस्तक के पाठन के दौरान भी पढ़े थे और तभी मैंने आपसे कहा था कि ये पुस्तक भी मैं जल्दी पढ़ूंगी, हो सकता है अगली ही हो। तो यहां पर शुरू में एक प्रकाशकीय नोट है जिसे हम पढ़ेंगे और आज इसे ही हम सिर्फ लेंगे। प्रकाशकीय। महापंडित महाविद्रोही राहुल सांकृत्यायन की परंपरा सतत प्रगति और प्रयोग, यथास्थिति विरोध तथा सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति
कि अविरल प्रवाह एवं जनता से अटूट जुड़ाव की परंपरा है। बिल्कुल, विद्रोही तो थे ही, तभी तो रूढ़ियों पर इन्होंने कुठाराघात किया है। निरंतर गति और सतत प्रगति ही राहुल के जीवन का सार तत्व है। नकारात्मक परंपराओं पर प्रचंड प्रहार और रूढ़ी भंजक राहुल के चिंतन का केंद्र बिंदु है। तर्क और विज्ञान में उनकी अटूट आस्था थी। हर तरह की शिथिलता, गतिरोध, कूपमंडुकता, अंधविश्वास, तर्कहीनता, यथास्थितिवाद, पुनरुत्थानवाद और अंतितोन्मुक्तता के वे कट्टर शत्रु थे। शब्द और कर्म, सिद्धांत और व्यवहार की एकता को वे प्रतिमूर्ति थे वे एक सच्चे और निर्भीक क्रांतिकारी बुद्धिजीवी थे। तो यहां पर भी वे क्रांतिकारी बुद्धिजीवी, और इनका जो लेखन है वो बिल्कुल भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों का ही प्रतिरूप लगता है। जिस प्रकार भगत सिंह सोचते थे कि क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वो लोगों को एजुकेट करके लाया जा सकता है, उसी दिशा में राहुल सांकृत्यायन जी की भी ये पुस्तक है। पुस्तक ओरिजिनली 1944 में छपी थी, जैसा मैं जिक्र कर चुकी हूं, लेकिन यही सारी कहानी, यही सारे लेख भगत सिंह ने 1928 में लिखे हैं और कीर्ति पत्रिका से वो छपे भी हैं, अधिकतर लेख उनके। लेकिन क्योंकि भगत सिंह बहुत कच्ची उम्र से लिख रहे हैं, बहुत बच्चे हैं, और 21-22 साल का बच्चा हमारे लिए बच्चा ही होता है, इसीलिए शायद हमारे भी दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक है कि इतना छोटा बच्चा इतना परिपक्व कैसे लिख सकता है। तो उनकी ये परिपक्वता जो है, उनकी परिपक्वता के लिए उनकी कच्ची उम्र जो है वो आड़े आ जाती है लेखन के। इसलिए बहुत से लोग भगत सिंह को पढ़ते नहीं है कि इतने छोटे बच्चे की समझ ही क्या हो सकती है। दरअसल समझ हमारी कम है। जो लोगों ने लिखा है उनकी तो समझ हमसे बहुत ज्यादा आगे की रही है हमेशा, और समझ जो है वो उम्र के हिसाब से नहीं होती। संस्कृत का एक दोहा भी था जिसका हिंदी शब्दार्थ मुझे याद है। बाल सफेद हो जाने से कोई बूढ़ा अर्थात समझदार नहीं हो जाता। आजकल का पढ़ा लिखा युवक भी बूढ़ा अर्थात समझदार होता है। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। शब्द और कर्म, सिद्धांत और व्यवहार की एकता की वे प्रतिमूर्ति थे। वे एक सच्चे और निर्भीक क्रांतिकारी बुद्धिजीवी थे। भागो नहीं, विद इन ब्रैकेट्स, दुनिया को बदलो। और यही वे पुस्तक थी जो तुलसी राम जी ने, जिसका जिक्र मणिकर्णिका में किया था, और उसी में तुलसी राम जी ये बात लिखते हैं, हमें बताते हैं पाठकों को कि ये पुस्तक पढ़ने के बाद उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। और उसके बाद राहुल जी को भी उन्होंने सिलसिलेवार पढ़ा। यह उनके जीवन का सूत्र वाक्य था। दार्शनिक, विचारक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, साहित्यकार, भाषा शास्त्री और मार्क्सवाद का प्रचारक होने के साथ ही राहुल एक लोकप्रिय जननेता भी थे। स्वाधीनता आंदोलन और बिहार के किसानों के आंदोलन में उन्होंने प्रत्यक्ष नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंद्रह गांव, लिखा है मेरे ख्याल से ये 15 होना चाहिए था, 15 गांव में 9 अप्रैल 1893 को जन्मे राहुल का बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। बचपन में ही उन्होंने इस ठहरे रूढ़िवादी और जकड़े समाज से विद्रोह किया और घर छोड़ दिया। सनातनी, हिंदू, आर्य समाजी और बौद्ध भिक्षु के रूप में निरंतर सत्य और मुक्ति मार्ग की खोज में जारी उनकी यात्रा उन्हें मार्क्सवादी विचारधारा तक ले गई। गेरुआ चोला उतारकर उन्होंने मजदूरों, किसानों के लिए लड़ने और उनके दिमागों पर कसी बेड़ियों को तोड़ डालने को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। अगेन इन सब लोगों ने मार्क्सवादी चिंतन को बहुत तवज्जो दी है। राहुल अनेक भाषाएं जानते थे। इतिहास, दर्शन और भाषा से लेकर दर्जन भर विषयों में किसी भी पहलू पर ऐसे किताबें लिख सकते थे जो उन्हें शोहरत की चोटियों पर पहुंचा सकती थी। लेकिन आरामदेह कमरों और बड़े बड़े पुस्तकालयों में बैठकर भारी भारी पोथियां लिखने की बजाय उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जो गांव की धूल और धूप भरी पगडंडियों की ओर जाता था। उसी प्रकार भगत सिंह भी यदि चाहते तो माफीनामा लिखकर जेल से छूट सकते थे। बेशक
शर्तों पर होती वह जिंदगी, लेकिन उन्होंने माफीनामा लिखने की बनिस्बत मरना मंजूर किया। जिस समय जरा से इशारे भर से राहुल को कोई भी पद, ओहदा, पुरस्कार मिल सकता था, उस समय वे बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव में घूम घूम कर किसान सभा खड़ी करने में जुटे थे। जब दुनिया के कई मुल्कों की सरकारें उन्हें अपने यहां ऊंचे पद देकर बुला रही थी, तब वह अमवारी में किसानों की अगुवाई करते हुए पुलिस की लाठी खा रहे थे। वह चाहते तो विद्वता से भरे अनमोल ग्रंथ रच सकते थे, जो उन्हें दुनिया में चोटी के विद्वानों में ऊंचा स्थान दिलाते। लेकिन मेहनत कर जनों की मुक्ति के विचार को अपना लेने के बाद उन्होंने अपनी अपार प्रतिभा का बड़ा हिस्सा जनता को जगाने के लिए सीधी सरल भाषा में छोटी छोटी पुस्तकें, कहानियां, नाटक आदि लिखने में लगा दिया। तो कहानियों पर याद आता है, वोल्गा से गंगा भी राहुल सांकृत्यायन जी की मेरे पास पढ़ी है, वो भी मैंने आपसे शेयर किया था उस बुक्स की डिटेल्स को। और उसकी पहली कहानी मैंने पढ़ ली है, जिसका जिक्र मणिकर्णिका में तुलसी राम जी ने किया था। कहानी का नाम निशा। भागो नहीं, बदलो विद इन ब्रैकेट्स दुनिया को, नई की दुनिया, मेहरारू के दुर्दशा, दिमागी गुलामी, तुम्हारी क्षय, साम्यवाद ही क्यों जैसी पुस्तिकाएं लेकर राहुल ने भारतीय समाज की हर बुराई, हर किस्म की दिमागी गुलामी, हर तरह के अंधविश्वास, तमाम गलत परंपराओं पर करारी चोट की और मुक्ति के मार्ग को आम जन की भाषा में प्रस्तुत किया। इतिहास की प्रगति को रोकने वाली नकारात्मक परंपराओं पर प्रचंड प्रहार करना और रूढ़ियों की धज्जियां उड़ा देना राहुल के चिंतन का केंद्र बिंदु था। हर तरह की शिथिलता, गतिरोध, कूपमंडुकता, अंधविश्वास, तर्कहीनता, यथास्थितिवाद, पुनरुत्थानवाद और आगे के बजाय पीछे देखते रहने के वे कट्टर शत्रु थे। उन्होंने अपना जीवन जन मुक्ति लक्ष्य के लिए होम कर दिया। जीवन छोटा था, काम बहुत अधिक। सदियों से सोए भारतीय समाज को जगाना आसान नहीं था। बाहरी दुश्मन से लड़ना आसान था, पर अपने समाज में बैठे दुश्मनों और खुद अपने भीतर बैठे हुए संस्कारों, मूल्यों, रिवाजों के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को तैयार करना उतना ही कठिन था। तो यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बाहर के लोगों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपने लोगों से, जैसा कि मैंने भगत सिंह के पाटन के दौरान भी कहा था कि अब तो हमारी अपनी सरकार है, अपने चुने हुए प्रतिनिधि हैं, फिर भी देश की हालत में कोई सुधार क्यों नहीं है। देश में जो कार्यशैली है वो बिल्कुल अभी भी ब्रिटिश हुकूमत शासनकाल की ही है। और बहुत से एग्जाम्पल्स के साथ हमने इस बात को समझा था। उसी प्रकार रूढ़ियां तोड़ने की जो बात है, ये तब तक नहीं टूट सकती जब तक हम उसके लिए उठकर खड़े नहीं हो जाते, हम अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करते उसको तोड़ने का। बेशक कितने भी लेखक कितनी भी अच्छी बातें लिख लें, लेकिन उसका असर तभी होगा जब हम अंदर से खुद उठेंगे उस चीज को तोड़ने के लिए, उन बेड़ियों को। और वही बात वे यहां पर बोल रहे हैं। राहुल को सदा एक बेचैनी घिरी रहती, कितना काम पड़ा है, कैसे होगा यह सब। एक साथ दो दो किताबें लिखने में जुट जाते। ट्रेन में चलते हुए, सभाओं के बीच मिलने वाले घंटे, आध घंटे के अंतराल में या सोने के समय में भी कटौती करके वे लिखते रहे। लगातार काम से उनका सुंदर, लंबा, बलिष्ठ शरीर जर्र हो गया, पर वे रुके नहीं। आखिरी दिनों में तो वे दर्द से फटते माथे पर कसकर पट्टी बांधकर 3 कमरों में बैठे 3 साथियों को टहल टहल कर एक साथ 3-3 किताबें लिखवाते थे। यह सिलसिला तब तक चला जब मस्तिष्क पर पड़ने वाले भीषण दबाव से उन्हें स्मृति भंग नहीं हो गया, याद ने साथ छोड़ दिया। तो यहां पर जिस तरीके से राहुल सांकृत्यायन जी का जिक्र है, उसी तरीके से यदि हम देखें तो डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी सिटिंग दी होगी पढ़ने के लिए और फिर उन सभी चीजों को तर्क सम्मत लिखने के लिए। आखिरी दिनों में उनके साथ भी यही बात थी कि वे बहुत बीमार हो गए थे, उनका शुगर, बीपी सब बढ़ गया था, यहां तक कि उनके पैर में बहुत दर्द रहता था और वे अपना पैर जो है वो पंखे से बांध लिया करते थे रस्सी के सहारे, जिससे उन्हें दर्द का एहसास ना हो। तो जो भी समाज के लिए सोचता है तो समाज के लिए काम करने की एक अपनी कीमत होती है। शरीर भी आपका
धीरे धीरे घटता ही है समाज के लिए काम करने के लिए। समाज को भी सोचना है कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। लोगों ने तो बहुत कुछ लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है समाज को जागृत करने के लिए, लेकिन यदि समाज उसे समझेगा नहीं, उसे पढ़ेगा नहीं, तब वह जागृत कैसे होगा। राहुल का जीवन एक सतत यात्रा थी। यह कहना बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार उनके पांव कभी नहीं रुके, उसी प्रकार उनकी कलम भी निरंतर चलती रही। विभिन्न विषयों पर उन्होंने 150 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कई अब भी अप्रकाशित हैं। अनगिनत लेख, निबंध और भाषण इसके अलावा हैं। बौद्ध दर्शन, मेरे ख्याल से होना चाहिए था कि अनगिनत लेख, निबंध और भाषण इसके अलावा भी हैं। बौद्ध दर्शन की अनेक दुर्लभ कृतियों को वे अथक परिश्रम से सामने लाए, जो अब तक अप्रकाशित हैं। दिमागी गुलामी नाम की इस छोटी सी पुस्तिका में राहुल ने अपनी मारक और विचारोत्तेजक शैली में देश के पिछड़े सामाजिक जीवन के कुछ पहलुओं पर विचार किया है। आज से ठीक 50 वर्ष पहले लिखी गई ये पुस्तक कई मायनों में आज भी प्रासंगिक है। इसका पुनर्प्रकाशन अतीत की स्मृतियों से प्रेरणा लेने और अपनी गौरवशाली परंपरा से जुड़कर उसकी अधूरी राह पर आगे बढ़ने के प्रयास में मदद करेगा, यह हमारा विश्वास है। आज जब सर्वग्रामी संकट से ग्रस्त हमारा समाज गहरी निराशा, गतिरोध और जड़ता के अंधेरे गर्त में पड़ा हुआ है, जहां पुनरुत्थान पंथी मूल्यों, मान्यताओं और रूढ़ियों के कीड़े बिलबिला रहे हैं, तो राहुल का उग्र, रूढ़िभंजक, साहसिक और आवेगमय प्रयोग धर्मा व्यक्तित्व प्रेरणा का स्रोत बनकर सामने आता है। आज राहुल की वैज्ञानिक जीवन दृष्टि के अथक प्रचारक व्यक्तित्व से सीखने की जरूरत है। उनकी लोकोन्मुख तर्कपरता से सीखने की जरूरत है। उनके जैसे सकर्मक इतिहास बोध से लैस होने की जरूरत है और सिद्धांत और व्यवहार में वैसी एकता कायम करने की जरूरत है। आज जिस नए क्रांतिकारी पुनर्जागरण और प्रबोधन की जरूरत है, उसकी तैयारी करते हुए राहुल जैसे इतिहास पुरुष का व्यक्तित्व हमारे मानस को सर्वाधिक आंदोलित करता है। तो यहाँ पर एक दो बिंदुओं के ऊपर मैं प्रकाश डाल के इस वीडियो को खत्म करती हूँ। सबसे पहला तो ये कि बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से काफी पुस्तकें अप्रकाशित हैं और कई दुर्लभ कृतियों को जो बौद्ध दर्शन के ऊपर उन्होंने लिखी हैं वे सामने लेकर आए और जो प्रकाशित होनी अभी बाकी हैं। तो क्या उनके परिवारजनों का, उनके सहयोगियों का, उनके जानकारों का ये कर्तव्य नहीं बनता कि उस अप्रकाशित सामग्री को प्रकाशित करवाने में सहयोग करें? और यही बात बाबा साहब के लेखन को लेकर भी हो सकती है, कही जा सकती है। अभी तक कितना, तकरीबन 40 के करीब उनके वाङ्मय की पुस्तकें छप चुकी हैं और अभी माना जाता है तकरीबन इतनी ही और छपनी बाकी है। तो ना जाने किन किन और विषयों को उन्होंने अपनी लेखनी से सजाया होगा। और ऐसा ही हम भगत सिंह के लिए भी कह सकते हैं कि उनके लेखन को उनकी मृत्यु पर आने में 60 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। तो यहां पर ये लेख ये प्रकाशक की ये भूमिका समाप्त होती है और अगले एपिसोड से हम इसका पाठन शुरू करेंगे। विषय सूची में 10 टॉपिक हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। वे ये है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं क्योंकि पुस्तक खुद ही पूरी 64 पन्नों की है, तो उसके अंतर्गत लिखे गए सभी टॉपिक बहुत छोटे हैं। इसके बाद इनकी हमारी शय पुस्तक पढ़ूंगी और उसके बाद एक था डॉक्टर, एक था संत अरुंधति रॉय जी के लेकर आऊंगी। तब तक इंतजार कीजिए, एक एक कदम करके हम आगे बढ़ेंगे समाज की सोच को बदलने के लिए, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।